स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आज ये 9th क्लास है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल 6 पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नेम है एक्यूपेशनल सेफ्टी। मींस अपने रख रखाव, अपने बचाव के लिए जब आप कंपनी में वर्क करते हो, ठीक है, किसी भी मशीन के पास में आप वर्क करते हो, तो आपको क्या सेफ्टी रखनी है या क्या नॉर्म्स हैं, उस सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं, उससे रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। बिल्कुल इस चीज़ का आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो मैं आपको डेफिनेटली इसका सोल्यूशन और इसका जो कमेंट सेक्शन पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने ये वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, जिससे आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में समझ में आता रहे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको और भी इंफॉर्मेशन बताई है इस सब्जेक्ट के बारे में, उसको वहां से स्टार्ट करिए तो आपको ज़्यादा मजा आएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है स्टूडेंट्स कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी समय उसको पढ़ सके, ठीक है, अपनी तैयारी कर सकें अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर लाइक भी करना मत भूला करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ जाए, ठीक है, मैं भी बूस्ट हो जाऊं आपकी वजह से कि हाँ, स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, जिसमें हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज 200 क्वेश्चन सीरीज में लेने चल रहे हैं। ये है आपका एक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपके लिए ABC। ठीक है, क्या है ABC का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसमें बताना है ABC ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला है कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियो लेक्चर्स को मैंने हिंदी में ही कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये सोच के वीडियो को स्किप नहीं करना है, ना देखने का विचार मत बनाना। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में ही आपको बताना यहाँ पे सही समझता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में तो ऑलरेडी नोट है, ठीक है, लेकिन आपको मैं इसकी हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूँ, तो इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चंस वही हैं स्टूडेंट जो आपके लगातार एग्जाम में आते रहे हैं, अभी भी आने के चांसेस हैं। तो जो आपका CBT एग्जाम है उसमें 20 मार्क्स का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए देखते हैं, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये ABC वर्डिंग होती है, ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इनका कहना है कि ABC का क्या मीनिंग है फर्स्ट एड में। फर्स्ट एड का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब हुई है, किसी भी रीजन की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या उपचार करेंगे? तो सबसे पहले उपचार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, देखो याद करो, जब आप स्कूल में थे तो आपके स्कूल में एक फर्स्ट एड बॉक्स का एक रूम होता था, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर्स होते थे, ठीक है, डॉक्टर्स आपका इलाज करते थे। ठीक है, तो पहले क्या इलाज किया जाता है? सबसे पहले जो मतलब जिसको कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट एड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या जो है इलाज किया जाएगा, उसके लिए आप फर्स्ट एड रूम में जाओगे और वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। तो वैसे ही हर एक कंपनी में भी फर्स्ट एड रूम होता है, जहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, बाकायदे आपका चेकअप करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उस हिसाब से आपको दवा देते हैं। ठीक है, तो देखो वही हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एक्यूपेशनल सेफ्टी, मतलब आपके सेफ्टी के लिए, आप किसी कंपनी में हैं, आपको चोट लग गई मान लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट एड रूम में जाना है, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें हैं। तो चलो इसका आंसर निकालते हैं। जो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे वेट आपको ये समझना है यहाँ पे कि ABC का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ABC का जो मीनिंग है वो है आपका बी आंसर, जिसमें हम लोग कहते हैं एयरवे, ठीक है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। मैं तीनों का मीनिंग बताता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, इसको ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रीदिंग, ठीक है, सॉरी, एयरवे, ठीक है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तीन वर्ड्स होते हैं।
कहने का मतलब ये है, जब भी मान लो कोई इंसान है जो किसी वजह से बेहोश हो गया, ठीक है। तो जब बेहोश हो जाता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले उसके साथ क्या करोगे, पहले ये चेक करोगे कि जो एयरवे है, एयरवे का मतलब होता है जैसे नाक है और मुंह है, जहाँ से इंसान सांस लेता है, ठीक है, जहाँ से ब्रीदिंग करता है, क्या वो क्लियर है। क्लियर का मतलब है कि क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे एयरवे, जैसे मान लो कि आप गिर गए, ठीक है, आप गिर गए, ठीक है, आप इस तरीके से गिर गए और आपका जो मुंह है वो किसी ऐसी जगह पे आ गया जिससे नोज और मुंह, मतलब आपका जो माउथ है और जो नोज है वो क्या हो जाए, दब जाए। तो दब जाने की वजह से क्या होगा कि एयर पास नहीं होगी वहां से। तो सबसे पहले कि कोई भी इंसान अगर इस तरीके का आपको दिखता है तो सबसे पहले उसके क्या ट्रीटमेंट करोगे आप, उसको चेक करोगे कि उसका एयरवे तो ओपन है या नहीं है, मतलब नाक और मुंह ओपन है या नहीं है, मतलब खुला है कि नहीं। पता चला गिर गया और वो ऐसी जगह गिर गया कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, ठीक है। फिर आपको ये चेक करना है कि अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आपको ब्रीदिंग चेक करनी है कि भाई वो इंसान जिंदा है या मर गया, ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप ब्रीदिंग चेक करोगे, मतलब वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ब्रीदिंग आप चेक करोगे और ब्रीदिंग अगर हो रही है, मान लो आप ब्रीदिंग से क्लियर नहीं कर पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो फिर आपको सर्कुलेशन चेक करना पड़ेगा। और सर्कुलेशन कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाथ की नसें जो पकड़ी जाती हैं, याद करो, मतलब जो हैंड की जो यहाँ पे आप यहाँ पे पकड़ते हो इस जगह पे पर्टिकुलर किसी इंसान के, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से वहां पे हल्का सा आप टिप टिप वाली एक हल्की नॉइज भी आती कान में अगर आप लगाओ, और आपके हाथ पे भी थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ यहाँ से लग रहा है कोई चीज पास हो रही है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन है स्टूडेंट्स, अगर ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, तो आप ये मान लेना कि अभी इंसान जिंदा है, मतलब हार्ट उसका क्या है, पंप कर रहा है। इसकी यही तो पहचान है कि अगर हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो इंसान जिंदा है। तो आपको स्टूडेंट्स ABC मेथड से फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए। ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब ब्रीदिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें आपका आंसर क्या है, ए। सबसे पहले एयरवे चेक करो, फिर ब्रीदिंग है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ये चेक करो। और अगर सांस लेने से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मान लो बंद है सांस, हो सकता है कभी कभी सांस इतना कम आती है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि ब्रीदिंग ले रहा है इंसान की नहीं, तो फिर आप ब्लड सर्कुलेशन फटाक से चेक करो, उसके हार्ट पे अपना कान लगाओ और सुनो कि क्या पंपिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट डेसिबल, डेसिबल क्या है, साउंड की यूनिट है, ठीक है। साउंड के एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए, मतलब साउंड के एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, आयाम। अच्छा, आयाम का भी अगर मतलब नहीं जानते तो आप समझ लो कि आयाम बोले तो कितना ज्यादा या कम, मतलब उसकी जैसे अभी मैं धीरे बोलने लगूंगा तो कहेंगे कि हम लोग आयाम कम है, ठीक है। अगर मैं तेज बोलूंगा आपको ज्यादा तेज सुनाई पड़ रहा है तो मतलब आयाम ज्यादा है। तो इनका कहना है कि एट व्हाट डेसिबल, डेसिबल इज द यूनिट, डीबी से शो करते हैं, इसको ध्यान रखना, डीबी इज द यूनिट ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए साउंड, मतलब जैसे जैसे केजी क्या होता है, केजी, तो केजी मास की यूनिट होती है, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम मतलब कोई भी द्रव्यमान है उसको किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में मेजर करोगे। वैसे ही जो आवाज का आयाम है उसको कैसे मेजर करोगे, डीबी में मेजर करोगे, जिसको आप क्या कहते हो स्टूडेंट, डेसिबल। क्या कहते हो, डेसिबल, ठीक है, डेसिबल्स बोलते हो, डीबी में मेजर करते हो। चलो, तो ये चीजें हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेसिबल में कह रहे हैं कि एट व्हाट डेसिबल, कितने डेसिबल में साउंड बिकम्स, साउंड क्या हो जाती है, साउंड बिकम्स हैजार्डियस, मतलब खतरनाक हो जाती है। हैजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, खतरनाक हो जाती है, और नॉइस पोल्यूशन जैसे आपको लगती है, ठीक है। हैजार्डियस हैजार्डियस नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आपको मैं बता दूं कि अगर 80 डेसिबल से अबव 80 डीबी, डीबी में ही ले लो, 80 डीबी से अगर साउंड की एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर 80 डीबी से साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर हो जाए 80 डीबी से, ठीक है, 80 डीबी से ज्यादा हो जाए स्टूडेंट्स, तो फिर साउंड एक तरीके की आपको नॉइज लगने लगेगी, ठीक है। चलो, और चीजें मैं इसमें बताता हूं आपको। मतलब साउंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं स्टूडेंट वो डीबी होती है। आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक,
20 के है ये, ठीक है। किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब इतने 20 से 20 किलो हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है, उसी को इंसान सबसे अच्छे तरीके से सुन पाता है। मतलब जो इंसान सुनता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की क्या होती हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को वो सुन सकता है, ठीक है। सभी देखो, इंसानों के लिए ये है, बाकी अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। सांप के लिए अलग है, कैट्स के लिए अलग है, चमगादड़ के लिए अलग है, ठीक है। जानवर जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए अलग है, सबके लिए अलग है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो इसमें आंसर क्या है आपका, आंसर नंबर बी, एबव 80 डेसिबल होगा अगर, तो फिर आपकी जो जो सुनने की मतलब जो वॉइस है वो आपको किस तरीके से नजर आएगी, वो आपको नजर आएगी नॉइज की तरीके की। अच्छा, नॉइज में जैसे किस चीज को 80 डेसी, अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 डेसिबल से ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर 80 डीबी से ज्यादा साउंड होगी, ज्यादा होगी, तो इस तरीके के साउंड होते कैसे हैं। जैसे मान लो आप अलार्म होता है ना, अलार्म क्लॉक, ठीक है, क्लॉक का जो अलार्म है वो हो गया, ठीक है। डोरबेल हो गया, ठीक है ना, डोरबेल हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपको डिस्टर्ब ही करते हैं, तभी तो आप सुन पाते हो कि हाँ कोई दरवाजे पे है, ठीक है। तो ये नियरली 80 डीबी के साउंड्स होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक दो और बताता हूँ जो आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है, इसको आप ढंग से समझते जाओ। ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब आपके काम की ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इसमें बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे समझो अगर 60 डीबी की कोई आवाज है, 60 डीबी, अब डीबी मीन समझ गए हो, इतना बताने की अब जरूरत नहीं है। 60 डीबी है तो वो ऑडिएबल नॉइज है, ठीक है। क्या है वो, ऑडिएबल मतलब सुनने योग्य है, ऑडिएबल, नॉइज नहीं बोलेंगे, ऑडिएबल साउंड बोलेंगे, ठीक है, ऑडिएबल साउंड है, ठीक है। अगर यही चीजें 70 डीबी के आसपास हो जाए तो एक तरीके से लाउड, जैसे मान लो नहीं होता ना डीजे वगैरह जो बजता है, डीजे वगैरह, हालांकि उस वो तो और ज्यादा होता है, लेकिन 70 से एवब जो होते हैं वो डीजे और टेलीविजन की लाउड साउंड्स में आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है स्टूडेंट्स, ये इरिटेटिंग लगता है अपने को, ठीक है। सब जिनको अच्छा लगता है अच्छा लगता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इरिटेटिंग लगता है ये, ठीक है। और अगर ये 80 डीबी से ज़्यादा हो जाए स्टूडेंट्स तो फिर मान के चलना कि ये नॉइज बन गई, ठीक है। अब नॉइज में क्या है, नॉइज में जैसे आप वही जो मैंने बताया ना, अलार्म क्लॉक और ये सारी चीज़ें, अब सोच रहे हो आप डीजे से ज़्यादा अलार्म क्लॉक की आवाज़ आती है, तो ये मैंने कहा ना कि 70 से ज़्यादा जो होगी वो आपको इरिटेटिंग लगेगी, ठीक है। और नॉइज कहते किसको है हम लोग, 80 डीबी से ऊपर, तो 80 से ऊपर हो जाएगी तो नॉइज भी बोल सकते हो उसको। चलो, तो वो आपका हो गया साउंड से रिलेटेड बात। चलो, तो इंपॉर्टेंट था जो भी उसके एडिशनल मुझे बताना था वो भी चीजें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। इसमें लिखा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक समझते हो, भूकंप, भूकंप, ठीक है। भूकंप, भूकंप, अर्थक्वेक इज मेजर्ड मतलब मापा जाता है, मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, किस किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, किस तरीके के जो है डिवाइस से नापा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। और क्या मेजर करते हैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। अर्थक्वेक जो होती है, जो भूकंप होता है स्टूडेंट्स, जो अर्थक्वेक होती है, ठीक है, जो भूकंप होता है अपना, ये भूकंप को की जो इंटेंसिटी है, क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पे, ठीक है। रिएक्टर स्केल क्या होती है, देखो मैं बता देता हूं, RICH स्केल, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं इंटेंसिटी को, मेजर करते हैं किसकी इंटेंसिटी को, भूकंप के। कहने का मतलब है कि कितना मूवमेंट होता है, कितना ज्यादा मूवमेंट होता है, उस चीज को हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कौन सी, अगर आपसे पूछे कि जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, उसको किस स्केल पे मेजर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। जो सेस्मोग्राफ होता है वो क्या मेजर करता है, तो वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। देखो मैंने तीन चीज बताया आपको, मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो बी आंसर सही है, सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक की
इंटेंसिटी को मेजर करता है, अर्थक्वेक की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है उस चीज को सिस्मोग्राफ मेजर करता है। ठीक है, समझ गए। और सुनो, इसकी जो स्केल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल, ठीक, याद रखना। रिएक्टर स्केल पे हम लोग क्या मेजर करते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, चलो लिख लेना, बार बार वही लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राफ की बात करो तो ये मैसेज सेंड वेंड करने के लिए होता है। ठीक है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जब आप मैसेज भेजते हो तो इसी को टेलीग्राफ एक तरीके से बोला जाता है। ऑसिलोस्कोप से क्या मेजर करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वेवफॉर्म को मेजर किया जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का आप समझ सकते हो क्या है ना, करंट का, वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होता है उसको उसको हम लोग पता करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ कंपनी में आप जानते हो इस तरीके से यूज करते हैं। हर कंपनी में कितना प्रोडक्ट इसका है, कितना प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, कौन सा अच्छा कौन सा कम है, तो ये जो एक्स वाई इस तरह बना के आप बनाते हो उसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी सॉरी, ये तो टेबल हो गई एक तरीके से। हाँ यही है, सॉरी गलत सोच लिया मैंने। हाँ तो ये है, ये आपका बार ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आपको समझना था कि जो अर्थक्वेक है वो किससे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ डिवाइस से। सिस्मोग्राफ डिवाइस जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है, हेड प्रोटेक्शन मतलब सर का प्रोटेक्शन इज डन, मतलब जब आप कंपनी में रहते हो किसी कंपनी में तो देखे होगे कि कंपनी के जितने एम्प्लॉयज होते हैं जो कि मशीनरीज के पास काम कर रहे होते हैं वो पीली कलर की टोपी लगाए रहते हैं ना, प्लास्टिक वाली फाइबर की मोटी कैप लगाए रहते हैं। उसको कैप नहीं बोलते, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग हेलमेट। क्या बोलते हैं, हेलमेट। तो अपने सर की रक्षा के लिए, ठीक है, आप कंपनी में जब वर्क करते हो किसी वर्क प्लेस पे, किसी वर्कशॉप में, तो आप क्या लगाते हो स्टूडेंट्स, आपको हेलमेट लगाना होता है। ठीक है, समझ रहे हो, आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, हेलमेट लगाना है। ठीक है, उसके अलावा गॉगल्स क्या होता है, मीन्स चश्मा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ये भी लगाना होता है। अगर आप जैसे वेल्डिंग वगैरह का काम करते हो तो गॉगल्स लगाओ। ठीक है, ग्लव्स क्या होते हैं, जब आप कोई इलेक्ट्रिक वर्क करते हो तो आपको रबर ग्लव्स लगाने होते हैं जिससे आपको शॉक ना लगे। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। मास्क क्यों लगाते हैं, पूरे फेस को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉक से या इलेक्ट्रिक आर्क से वगैरह वगैरह से। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन फायर फाइटिंग मेथड मतलब जब एक फायर ब्रिगेड आती है और कहीं पे आग बुझा रही होती है तो उसमें स्टारवेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, स्टारवेशन का क्या मतलब होता है, तो आप ये समझो कि स्टारवेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को खत्म करना। कहाँ से, जहां पे आग लगी है, जैसे मान लो जहां पे फायर पकड़ा है, मान लो ये है, ये इस जगह पे यहाँ पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आग लगी है और यहाँ पे बड़े बड़े गैलन रखे हुए हैं, किसके, ऑयल के स्टूडेंट्स, ऑयल के। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये जो मटेरियल है ये क्या है, कॉम्बेसेबल है, मतलब ये ज्वलनशील है। तो जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, वो क्या करते हैं, पहले इसको इवैक्यूएट करते हैं, मतलब निकालते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। तो बाहर करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन बोलते हैं, समझ गए बात, इसको स्टारवेशन कहते हैं। तो जब फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी आती है तो पहले भाई ऑयल की टैंक अगर निकाल लोगे तो आग लगने से बचा पाओगे ना, नहीं पता चला पानी तो आप खूब डाल रहे हो इसमें, लेकिन पता यहाँ पे ऑयल का टंकी रखा है, जैसे इसमें आग पकड़ेगी चाहे पानी वानी आपका काम नहीं करेगा। समझ रहे हो बात, इसका मीनिंग ये है, समझ गए। चलो, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस मतलब जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपको कोई चोट लग गई या तबीयत आपकी खराब है, या फिर कॉस्ट मनी, मतलब कॉस्ट मनी मीन्स कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, मतलब आपकी मेहनत, आपका टाइम, आपको इंजरी हो गई, आपको इलनेस है, आप वीक हो, है ना, किसी भी रीजन की वजह से आप तबीयत आपकी खराब हो रही है। तो इनका कहना है कि अगर जॉब में ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, मतलब सबसे जो प्रैक्टिकल वे है, सबसे ज्यादा जो मैनेज करता है इन इन सब लॉसेस को, दीज लॉसेस। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो लॉसेस हैं इसको कैसे मैनेज किया जाता है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव सेफ्टी एंड, ये है आपका आंसर, इफेक्टिव सेफ्टी, मतलब आप अच्छे तरीके की सेफ्टी आप बरतो, और क्या करो, लॉस कंट्रोल प्रोग्राम में आपका जो है भागीदारी होनी चाहिए। मतलब जो आपका लॉस कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे मान लो आप लॉस कंट्रोल प्रोग्राम चलाओ, मतलब आप समझो, प्रोग्राम बोले तो एक ऐसे नियम के तहत काम करो कि जिससे आपका इंजरी ना हो, आपको लॉस ना हो, कॉस्ट मनी
टाइम और एफर्ट वगैरह ये सब आपका ना जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इफेक्टिव सेफ्टी, अच्छी सेफ्टी होनी चाहिए, अच्छे गुणवत्ता वाली सेफ्टी आप करो, मतलब हेलमेट आपके अच्छे हो, ग्लव्स अच्छा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, अच्छे से लगाए रहेंगे, आप पहन के सारे काम करेंगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, और लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब इस तरीके की जो मतलब खतरनाक काम है उसमें आप ध्यान दो और उसके बारे में आप जानते रहो सब कुछ, तो वो उन चीज़ों कह रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। ओजोन लेयर समझते हो? सुनो, ये है अपनी धरती माता, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है एटमॉस्फेयर स्टूडेंट। ठीक है, और उसके ऊपर और थोड़ा जाओगे 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 तो लगभग 28 से 30 किलोमीटर, 28 से 30 किलोमीटर के बाद आपको एक लेयर मिलेगी। ठीक है, आपको एक लेयर मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे ओजोन लेयर। क्या कहेंगे? ओजोन लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये ओजोन लेयर आखिर करती क्या है। ठीक है, तो ओजोन लेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ओजोन लेयर आपकी सेफ्टी करती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये ओजोन लेयर है, ये स्टूडेंट ये जो आपको चारों तरफ से धरती माता को घेर के रखता है, ये ओजोन लेयर, ये परावैंगनी किरणें से, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेजेस से, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज सन से इसमें आ रही हैं इस तरह, लेकिन ये क्या करेगी? इसको रिफ्लेक्ट करा देगी, सब वापस चली जाएंगी, ये धरती माता पे नहीं आएगी। तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे हो, आप यहाँ पे बैठे अपना अखबार पढ़ रहे हो या आप आईटीआई के लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंफ्रारेड रेज की वजह, सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जो O3 होता है, O3, उसी को ओजोन लेयर बोलते हैं हम लोग। तो O3 को ही हम लोग क्या यहाँ पे कह रहे हैं? 3 ऑक्सीजन एटम। तो ओजोन लेयर होती क्या है एक्चुअल में? 3 ऑक्सीजन एटम्स की एक लेयर होती है जो कि अपने धरती माता से, सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर लगभग रहती है। आपको ये भी पता होगा कि किसी किसी जगह पे यहाँ पे ओजोन लेयर में होल है, तो जहाँ होल है स्टूडेंट वहाँ पे सन की रेज चली जाती हैं अंदर, जैसे अंटार्कटिका में बोला गया था कि एक काफ़ी बड़ा होल है। ठीक है, तो उसकी वजह से हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेजेज आती हैं, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट्स, अगर ये रेज अपने बॉडी पे पड़ जाए तो कैंसरस डिजीज हो सकते हैं, मतलब आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो ओजोन लेयर एक तरीके से अपने प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। तो आपको ध्यान रखना है, मुझे भी ध्यान रखना है कि अपनी ओजोन लेयर का लॉस ना हो, और इसका लॉस क्यों होता है वो आगे एक क्वेश्चन है, उसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, द रिप्रोड्यूसिंग, मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से बना लेना, ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल, मतलब जो बेकार हो चुके हैं मटेरियल उनका। ठीक है, मतलब जिनका यूज आप नहीं कर रहे हो, इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। मतलब आप समझो, जैसे मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक की ग्लास थी, ठीक है, या जो भी थी, बोतल थी, लेकिन अभी हल्का सा क्रैक है, क्रैक है तो अब इसमें पानी नहीं आ पा रहा है, तो क्या करोगे इसको स्टूडेंट्स? इसका यूज तो करोगे नहीं, यूज तो हो नहीं रहा है, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स? इसको रिसाइकल करोगे। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? इसको जो है ना, उस कंपनी में भेजो, किसी भी तरीके से उस कंपनी में इसको भेजो जहां पे इसको गला के और किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, किसी दूसरे प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और फिर ये रीयूज के लिए काम में आ जाए। ठीक है, रीयूज के लिए काम में आ जाए। या फिर अगर आप रिसाइकलिंग करके किसी फॉर्म में नहीं भेजते हो, मतलब आप मेल्ट करा के किसी दूसरे रूप में नहीं बनाते हो, तो एक प्रोसेस और भी है कि जैसे मान लो कि ये बोतल, भाई चौड़ी थी ये बोतल, और ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ये चौड़ी थी बोतल लेकिन ये टूट गई, कहने का मतलब इसमें वाटर अब नहीं भर के ले जा सकते आप अपने कैरी बैग में, तो क्या करोगे कि इस बोतल का ऊपरी हिस्सा काट दो, यहाँ से ब्लेड उठाओ, ऊपरी हिस्सा काट दो। ठीक है, ये मैं खुद से एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ऊपरी हिस्सा काट दो। ऊपरी हिस्सा काटने के बाद स्टूडेंट्स उसका शेप बदल गया। अब जब शेप बदल गया तो आपका डिब्बा कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, प्लास्टिक जो आपका कंटेनर वो ऐसे हो गया। अब क्या करो, इसमें आप मिट्टी डालो, ठीक है, और अपने धरती माता को बचाने के लिए इसमें एक पौधा लगा दो। समझ गए बात? तो ये है आपका रीयूज करना। आप क्या कर रहे हो, इसको आप इस प्लास्टिक कंटेनर को, एक डिब्बे को आपने यूजफुल बना दिया। आपने किया क्या? रिसाइकल किया। रिसाइकल मीन्स इसको उठाया, साफ सुथरा किया, इसको काटा और एक नए शेप में लगा के बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग करके इसको गमले का रूप दे दिया स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या बन गया? अब ये आपके लिए बढ़िया सा गमला बन गया। ठीक है, समझ गए? इसको कहते हैं ये, तो ये प्रोसेस हमें आपको सबको करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे
हम अपने चीज़ों को मतलब अपने काम की चीज़ों को और यूज़फुल बना सकें। ठीक है, तो ये आपका रिसाइकलिंग प्रोसेस है। अब चलो समझते हैं इसमें आंसर क्या है। आंसर आठवें का ये है, इनका कहना है कि द रीप्रोड्यूसिंग द रीप्रोसेसिंग ये रीप्रोसेसिंग ही तो हुई है, बोतल को काटा और आपने फिर से गमला बना दिया, उसको पीने वाले पानी को गमला बना दिया। द रीप्रोड्यूसिंग reprocessing of discarded materials into new useful product को क्या कहते हैं? उसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, ध्यान रहेगा, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल बोलते हैं उसको, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल को रिसाइकिल किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जो जिंदा हैं प्राणी उनकी स्टडी करना, उनकी जानकारी लेना इन रिलेशन विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब उनके वातावरण से उनके मतलब उनका जो सामंजस्य है, मतलब जो उनका तालमेल है, उस चीज की स्टडी करने को क्या कहते हैं? तो इस चीज को ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इकोलॉजी। मतलब ये है कि जैसे ये धरती माता है, ये आप हो, आप लिविंग थिंग हो, आप जिंदा प्राणी हो, ठीक है, पेड़ पौधे हैं या फिर कुछ कुछ चीजें और हैं। मतलब देखो, आप ये इंसान हो, आपके चारों तरफ ये सब क्या फैला हुआ है? ये वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, तो इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट के साथ जो आपका तालमेल है वो किस तरीके का है, उस चीज की स्टडी करने के लिए, मतलब उस चीज की जो पढ़ाई होती है उसको करने के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, समझ गए? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स विद देयर मतलब इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंटल थिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, समझ गए बात? चलो, तो इस तरीके से इकोलॉजी बोला जाता है उसको। और हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, चलो मैं बता दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 10, द 3 R, मतलब कहने का मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। मान लो 3 अलग अलग आर हैं। ठीक है, 3 अलग अलग आर हैं। ठीक है, 3 Rs टू सेव इन्वायरमेंट, वातावरण को, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का क्या मीनिंग है? तो आप ध्यान से समझो, पहले वाले आर का मतलब है रिड्यूस। तो क्या रिड्यूस? मतलब आप जो भी चीजें अननेसेसरी यूज कर रहे हो उसको कम करो। ठीक है, तो रिड्यूस करो। दूसरी चीज रिसाइकिल करो। ठीक है स्टूडेंट्स, रिसाइकल, रिसाइकिल कर लो। और तीसरी चीज है आपका रीयूज। अभी अभी मैंने बताया था ना आपको रीयूज वाला तरीका, मतलब आप पहले रिड्यूस करो। कहने का मतलब ये है कि जो आपके काम की ज्यादा चीजें नहीं है तो बहुत अननेसेसरी उसको अपने घर में मत रखो, ना उसको फालतू उस पर पैसे वेस्ट करो। ठीक है, तो हर एक चीज बचेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आप समझो कि आपके पास आपके घर में 3 बाइक हैं। समझो बात को, ध्यान समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं। आपके घर में 3 बाइक हैं, चढ़ने वाले 2 लोग हैं। एक बाइक हर समय खड़ी रहती है। ठीक है, एक बाइक हर समय खड़ी रहती है, तो इसका कोई यूज तो है नहीं। क्या करो, इसको बेच दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फालतू में आपका पैसा भी वेस्ट कर रही है। और सुनो, अगर ये किसी दूसरे के हाथ पे लगेगी, इसमें जो फ्यूल होगा उसकी वजह से, और वो भी लेके चला गया, भाई अब 3 लोग चढ़ सकते हैं इसको, तो उससे फ्यूल की वजह से फ्यूल को लॉस हुआ, पहली चीज। दूसरा, पोल्यूशन हुआ। ठीक, तो आपको ये समझना है कि जो ये पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से अपना एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। तो आपको एनवायरनमेंट सेव करने के लिए अननेसेसरी चीजों को जो है क्या कर देना है? कम करना है। मतलब जैसे पॉलीथीन है, एक अच्छा सा एग्जांपल है। आप सब्जी लेने जाते हो, आप क्यों नहीं अपना कैरी बैग लेके जाते? क्यों पॉलीथीन ले लेते हो वहां से आलू खरीदने के लिए? पॉलीथीन मत लो, पॉलीथीन पे बैन लगा है, पॉलीथीन मत लो, पॉलीथीन का यूज मत करो। तो आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। किस चीज का? पॉलीथीन का यूज आप रिड्यूस कर दोगे। तो पॉलीथीन का यूज अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि अपना एनवायरमेंट सेव हो जाएगा, वो कम बनेगा। तो जिन चीजों से बनता है उसकी कम जरूरत पड़ेगी, तो अपना एनवायरमेंट सेफ रहेगा। चलो आगे देखते हैं। तो रीयूज तो मतलब रिड्यूस तो आपने समझ लिया कि हाँ कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना, कम यूज करना। ठीक है, कम करना। तो रिड्यूस कर दो भाई। चलो, अगर जो चीजें आपके पास हैं आपने यूज किया, अब वो आपके काम की नहीं है, तो क्या करोगे? उसको आप रिसाइकिल करोगे। रिसाइकिल का मतलब हुआ उसको फिर से यूज करने लायक बनाओगे, भले वो आपके काम का हो या ना हो। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक अच्छा काम मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप ठंडियों में जो है देखते हो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है जब, तो आपके पास बहुत सारे स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप क्या करते हो? नया जैकेट ले लेते हो, तो आप पुराना वाला जैकेट क्या करते हो? फेंक देते हो। तो आप फेंको नहीं, उसको फेंको नहीं स्टूडेंट्स, उस
यहाँ पे अपने यहाँ ऐसे भी इंसान हैं जिनके पास वो जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है, स्वेच्छा से आप उनको दे सकते हो। मैं इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आपका पहना हुआ कोई दूसरा पहने, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास वो कपड़े पहनने के लिए भी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप दे देते हो तो आपने क्या किया, उसको यूज करा दिया, ठीक है, उसको किसी दूसरे पर्सन से यूज करा दिया और वो ठंडी से बच गया। तो आपको क्या करना है, रिसाइकिल का जो प्रोसेस होता है वो ये तो एग्जैक्ट नहीं है जो मैंने एग्जांपल बताया। रिसाइकिल का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको कुछ ना कुछ फॉर्मेट में चेंज करोगे और चेंज करके आप उसको यूज करने लायक फिर किसी दूसरे तरीके के प्रोडक्ट में बदल दोगे, ठीक है। तो रिसाइकलिंग का ये मतलब है, ठीक है। तो पहले तो आप अपना उपयोग कम करो, लेकिन अगर आप उपयोग करते हो, अब आप नहीं कर रहे हो उस चीज़ का, तो उसको आप कम से कम रिसाइकिल करो और रिसाइकिल करके फिर से रीयूजेबल बनाओ। रीयूजेबल मतलब फिर से, ठीक है, फिर से यूजफुल बनाओ। फिर से यूजफुल बनाओ मतलब फिर से वो काम का बन जाए। जैसे अब अभी मैंने बोतल वाला एग्जांपल दिया था, बोतल वाला एग्जांपल इसी पे बेस्ड है। पहले कहने का मतलब है पहले रिड्यूस करो, रिड्यूस जितना करते हो वो तो अच्छी बात है, फिर आप अगर जितना आपके पास है उसको क्या करो, रिसाइकल करो और फिर उसको आप रीयूज करने लायक बना लो, ठीक है। ये है आपका एनवायरनमेंट सेव करने का तरीका, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक लाइक जरूर बनता है अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक करिए एक, ठीक है। और मैं देखूंगा कि देखते हैं इस वीडियो पे कितनी लाइक आई हैं, क्योंकि इस पे मैंने आपको देखो एडिशनल बहुत सारी चीज़ें बताया है, साथ साथ बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। वाइब्रेशन मीन्स होता है कहीं पे कहीं जैसे मान लो कोई मशीन है, मशीन जैसे मान लो आपके घर में कूलर चल रहा है, ठीक है। तो कूलर चल रहा है तो कूलर वाइब्रेट होने की वजह से अजीब व गरीब नॉइज आती है, ठीक है, अजीब व गरीब नॉइज आती है। या कोई मशीन है जो अपने बेस पे बहुत अच्छे से सेट नहीं है, तो और मशीन रोटेटिंग है, मोटर ही आप ले लो, मोटर ले लो, ये बेस पे बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, तो जब भी मोटर रोटेशन में होगी तो इसकी वजह से एक हैजार्ड्स क्रिएट होगा। हैजार्ड्स का मतलब हुआ खतरा, ठीक है, खतरा होगा ना। इससे क्या खतरा होगा भाई, पता चला इलेक्ट्रिसिटी से ये सप्लाई आई और ये ढीला है और यहाँ करंट गई, यहाँ करंट आई और ये मोटर तेजी से रोटेट करने लगी और पता चला उखड़ के आपके ऊपर गिर गई, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एक तरीके का आपका फिजिकल हैजार्ड्स है। हैजार्ड्स का मतलब होता है खतरा, फिजिकल का मतलब होता है जो सामने मूवमेंट करती हुई कोई चीज आपके लिए खतरा बन जाए। तो रेडिएशन या रेडिएशन हो रहा है, अब जैसे आप मान लो आप क्या हो, आप रेडियम समझते हो, रेडियम या यूरेनियम समझते हो। यूरेनियम, यूरेनियम क्या होता है बताओ। यूरेनियम एक यौगिक है, मतलब यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसमें हार्मफुल रेज निकलती रहती हैं, ठीक है। तो उसको उसी को क्या कहते हैं, रेडिएशन, ठीक है। देखे होगे वो नेशनल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो चैम्बर होते हैं उसमें इस तरीके का सिंबल बना होता है, आपने देखा होगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये रेडिएशन के लिए है कि यहाँ पे रेडिएशन वाला पोर्शन है, यहाँ प्लीज मत आइए, ये रेडिएशन के लिए आपके लिए सूचना के लिए लगा रहता है, ठीक है। बहरहाल इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि जो वाइब्रेशन है और जो रेडिएशन है वो किस तरीके का खतरा उत्पन्न करता है। तो आपको समझना है कि फिजिकल हैजार्ड्स, फिजिकल हैजार्ड्स का खतरा उत्पन्न करता है, मतलब जो खतरा है वो फिजिकल है, मतलब जो मूवमेंट वाली बॉडी है वो आपके आसपास में वो आपको चोट पहुंचा सकती हैं, वो आपको खतरा पहुंचा सकती हैं। उसके अलावा केमिकल हैजार्ड्स क्या होता है, मान लो बैटरी है, बैटरी आप ले जा रहे हो, कहीं गिर गए, उसका केमिकल आपके ऊपर गिर गया, वो केमिकल हैजार्ड्स है। इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया आपको धोखे से, हाँ कहीं टच हो गया वायर, तो वो इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स है। साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या है, मान लो आपको किसी ने जो है हड़का दिया, आपको डांट दिया और आपको वही दिमाग में घूम रहा है और अब उसकी वजह से आप काम कर रहे हो लेकिन आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच वन इज द मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड्स, मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया खतरा है, आदमी ने खुद अपने लिए खतरा मोल ले लिया है, तो वो देखना है हमें कि वो कौन से टाइप का हैजार्ड्स है। तो पहले मुझे बताओ जरा, क्या साइक्लोन आदमियों ने बनाया है खुद से, नहीं। क्या वोल्केनो, साइक्लोन समझते हो, साइक्लोन जो समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तूफान, चक्रवात जिसको कहते हैं हिंदी में चक्रवात, ठीक है, चक्रवात, ठीक है। तो चक्रवात क्या खुद से आप लाते हो, नहीं। वोल्केनो, वोल्केनो में समझते हो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, तो क्या ज्वालामुखी आपने खुद से बनाया है, नहीं, ये तो पहले से था, नेचुरल था। अर्थक्वेक, जो जो भूकंप आता है वो क्या आपकी वजह से है, नहीं।
आपको पता है भूकंप क्यों आता है? जो अपनी प्लेट्स होती हैं, जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो सब इधर उधर खिसकने की वजह से होता है। ठीक है, जियोग्राफी में आप अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड का मतलब पहले समझ लो। लैंडस्लाइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो अभी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था, याद है आपको? जब जब एक वो पावर प्लांट का एक डैम पूरा का पूरा टूट गया था, याद करो, अभी न्यूज़ में था 2-3-4 महीने पहले। तो वो जो जो डैम वो टूटा था, वो जो डैम टूटा था वो क्यों टूटा था? वो लैंडस्लाइड हुआ, मतलब हालांकि लैंडस्लाइड नहीं था, वो तो आइस का वो था। ठीक है, आइस आइस का टूटना था। ठीक है, तो आइस टूटा था वो। लेकिन लैंडस्लाइड का मेजर रीजन होता है जंगलों का कटना। ठीक है, जंगल जो होते हैं स्टूडेंट्स, जंगलों का काटना। ठीक है, अब जंगल क्यों काट रहे हैं? जंगल क्यों काट रहे हैं? आप उसको इंडस्ट्रियल वो बना रहे हो, ठीक है, वहाँ कंपनी बनाने के लिए या वहाँ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। तो जंगलों को आप काटते हो, तो जो पानी होता है ना स्टूडेंट्स, पानी को ये जंगल और मिट्टी रोक लेती हैं। लेकिन जब ये जंगल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर पानी भी कम बरसता है। लेकिन उसकी वजह से खतरा ये रहता है कि जो नदियों के आसपास की जो जमीनें हैं स्टूडेंट्स, वो खिसक जाती हैं। ठीक है भाई, इनकी जड़ें इनको बांधे रखती हैं। लेकिन जब ये आप काट कूट के एकदम बराबर कर दिए, तो ये वहां से पानी जब पानी बहता है, मान लो कभी, तो बाढ़ उड़ आने का खतरा रहता है। क्यों? पानी बह के आया, नदी में गया, और यहाँ की जो जमीन है वो अब बंधी नहीं है, वो खिसक जाती है। तो लैंड मीन्स जमीन, स्लाइड मीन्स खिसकना। तो जमीन का जो खिसकना है वो अपने ही लोगों की वजह से है। जब आप जंगल को काटते हो, ठीक है, रिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर उन जगहों पे है जहाँ पे कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं। जो पहले जंगल थे वो उसको इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, कंपनी बनाई गई वहाँ पे। और अब वहाँ का जो भी पानी का जो बेसमेंट था, जो भी चीज़ें था, जैसे जैसे फ्लो करता था, उस फ्लो को आपने रोका है कहीं डैम से या कुछ भी। तो इस तरीके की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन मेड है, जो आदमी इंसान कर रहा है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि लैंडस्लाइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भूमि का खिसकना, एक तरीके से इसको समझो, है ना, हिंदी में। अगला देखते हैं, विच वन इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब ही है जिसको नया कर सको, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको आप नया नहीं कर सकते, एक बार वो खत्म हुआ तो खत्म हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो कोल मतलब कोयला, जो कोयला होता है स्टूडेंट्स, वो एक बार जल गया तो उसके बाद कोयला फिर से थोड़ी बना पाओगे। ये बहुत कई सालों बाद बनेगा, मतलब ये इतनी आसानी से नहीं बनता है। आपको पता है कोयले बनाने का क्या प्रोसेस होता है? क्लास लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसमें जरूर बताता। किसी न किसी जो है लेक्चर में आपको बताऊंगा, जिसमें हो सकता है आपको ट्रेड थियरी या वर्कशॉप में बताऊं, जहां पे मटेरियल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप उसका वेट करिए, क्वेश्चन उसमें देख लीजिए, वहां पे होगा। सोलर अगर बात की जाए, मतलब जो सूर्य भगवान से जो ऊर्जा आती है, ठीक है, सूर्य देव से जो ऊर्जा आती है, सोलर जो होती है, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। जब तक दुनिया है तब तक वो भी रहेंगे। मीथेन ये क्या है? गैस है, ये भी बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जा सकती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी, तो जब तक ग्लेशियर है तब तक पानी है। लेकिन अगर कोयला एक बार आपने बर्न कर दिया, कोयला एक बार जल गया, तो क्या ये मिलेगा? नहीं, ये तो राख हो गया। ठीक है, ये ऐश हो गया, ठीक है, ये राख बन गया। तो राख बन गया तो अब ये वापस तो मिलेगा नहीं। इसीलिए कोयला क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी है। कोयले की वजह से जो मिलता है एनर्जी, वो नॉन रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी है, मतलब जिसको नया नहीं किया जा सकता। नॉन मीन्स नहीं, रिन्यूएबल मतलब फिर से नया। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर द वर्क। काम करने के लिए जो है गलत कंडीशन है। तो आप समझ लो कि ऑयली जो फ्लोर है, कहने का मतलब अगर वो जमीन है, कोई कोई जमीन है, ऑयली है स्टूडेंट्स, ऑयली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप गिर जाओगे वहां पे। अगर आप चलोगे तो आपको वहां पे चलने में दिक्कत होगी, आप गिर जाओगे। तो एक तरीके से अनसेफ कंडीशन है आपके लिए कि आप वहां पे ना चलो, नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप स्लिप करोगे, फिसल जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन। अगेन फिर से वही, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कुछ आंसर गलत नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये सब क्या लिखा है फालतू का। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस समझते हो, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग समझते हो? पहले तो ग्लोबल वार्मिंग समझ लो। ग्लोबल वार्मिंग ये है कि जब लगातार ये जो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है ना, नॉर्मल जो टेम्परेचर कंडीशन है स्टूडेंट्स, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, शायद आप लोगों को पता हो। तो हर साल लगभग लगभग 0.5 0.3 इस तरीके से बढ़ता जाता है नॉर्मल टेम्परेचर।
तो वो क्या है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और वो क्यों हो रहा है, वो प्रोडक्शन जो कार्बन डाई ऑक्साइड है या कार्बन डाई ऑक्साइड मतलब CO2 गैस है, जो इन चारों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में इन इन चारों गैसेस में कार्बन डाई ऑक्साइड जो होती है वो मेन कारण है ग्रीन हाउस मतलब ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में ये आता है। ठीक है, तो ये एक मेजर कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से होती है, पूरे इंडस्ट्रीज से, पूरे जो मोटर व्हीकल्स होती है, जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ध्यान रखो इस चीज को। और अगर पेड़ ना हो, ध्यान रखना, अगर पेड़ ना हो तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को O2 में बदलने के लिए कोई भी नहीं है। इंसान तो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है अपने सांसों से, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लेकिन केवल इस दुनिया में पेड़ ही ऐसी चीज हैं, ट्रीज ही ऐसी चीज हैं जो CO2 लेंगे, मतलब आपका CO2 ले लेंगे और O2 बनाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जिससे अपना एनवायरनमेंट क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो आपको भी पेड़ लगाना चाहिए। चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3R। 3R का मतलब अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था, चलो चलो एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब है रिड्यूस। ठीक है, इसका मतलब है रिड्यूस, इसका मतलब है रिसाइकिल। ठीक है, रिसाइकल। और इसका मतलब क्या है, रीयूज। ठीक है, रीयूज। तो आप बताओ इसमें कि जो 3R हैं उस उन उनमें से ये इनमें से कौन सा उन 3R का पार्ट नहीं है। तो रिड्यूस तो होता है, रिसाइकिल भी होता है, रीयूज भी होता है, तो रीजनरेट नहीं है। ठीक है, रीजनरेट नाम का कोई वर्ड 3R टर्म में नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर इज द करेक्ट वन। इसमें कहा गया है कि कौन, इन चारों ऑप्शन में कौन सा 3R का हिस्सा नहीं है। तो 3R में तो रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस आता है, तो ये तीनों तो इसमें है ही है, बाकी ये रीजनरेट नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक स्टूडेंट्स, और मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर वास्तव में अच्छा लगा है, रियली आपको मजा आई है पढ़ने में, तो एक बार लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, तभी आप जो है वीडियो को स्किप करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।